हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 जो विषय है हिंदी, इसके बारे में बात करेंगे। जो अभी तक हिंदी विषय को सही से नहीं पढ़ पाए हैं वो इसका क्रोनोलॉजी समझ लीजिए क्या कैसे है। पहला नंबर आपको ये पता है टोटल हिंदी जो विषय है कक्षा 10 में कितने नंबर का है? 100 नंबर का। ठीक, 70 नंबर आपका लिखित हो रहा है और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल में मिल रहा है। ठीक है, कितना मिल रहा है? 30 नंबर प्रैक्टिकल मिल रहा है, यानी जो आंतरिक मूल्यांकन होगा आपको लमसम 30 में 30 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लिखित आपका 70 नंबर का होगा इसमें से कम आपको 23 नंबर पा जाइए। कितना? 23 नंबर। ठीक, तो चलिए, अगर देखो एक कहावत है, अगर आपने सिलेबस समझ लिया तो समझ लीजिए आप जो है अपने सफलता के मंजिल पे हैं। अगर आप ये सिलेबस देख करके भी आप पढ़ लेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपका लमसम ज़्यादातर चीज़ें तैयार हो जाएंगी। आइए अब समझते हैं आपके सिलेबस में क्या है। देखो, पहला नंबर बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक, क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न है। ये टोटल कितने नंबर का है? 20 नंबर का। कितने? 20 नंबर का। इस 20 नंबर में आपको क्या क्या पढ़ना पहले उसको देख लीजिए। देखिए, इसमें आपको हिंदी गद्य का कैसे विकास हुआ, जिसमें शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग ही पढ़ना है और भी किसी युग को नहीं पढ़ना है। ध्यानपूर्वक फिर समझ लीजिए। आपकी किताब में जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र ना, भारतेंद्र युग है, ठीक है, द्विवेदी युग है कि नहीं है? नहीं है। तो ये युग जो है आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, आपको क्या पढ़ना है? शुक्ल युग ही पढ़ना है और शुक्लोत्तर युग ही पढ़ना। ठीक, और जो पद्य है आपका जो काव्य वाला, उसमें रीत काल और आधुनिक काल, यही दो काल पढ़ना है। इन दोनों में से 5-5 नंबर आएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे रस, सिर्फ 2 ही रस पढ़ना, हास्य रस और करुण रस, जिनकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, उदाहरण याद होनी चाहिए और उनको पहचानने के नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये 1 नंबर का आएगा। ठीक है, अगर आएगा तो 1 नंबर का। उसके बाद अलंकार में आपका अर्थालंकार, जिसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इनका लक्षण और उदाहरण आ सकता है। छंद में सोरठा और रोला आएगा, जिसमें आपको लक्षण और उदाहरण याद होने चाहिए। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, यह उपसर्ग आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये टोटल 3 नंबर है। आ से बनाओ शब्द, जैसे आ, जैसे आदर वाला नहीं, जैसे आदर आप बोल दे तो आदर, ये आदर वाला उपसर्ग नहीं। जैसे क्या बोलते हैं, देखो जैसे आ वाला है, क्या है? आ का मतलब होता है विरोध या निषेध, जहाँ भी लगेगा इसका अर्थ यही निकलेगा। जैसे अविश्वास, अदृष्ट, अलिखित, अहिंसा, असुविधा, अनाथ। और अगर अन की बात करें, किसकी बात करें? अन की। अन में जैसे निषेध का अर्थ इसमें भी निकलेगा, जैसे अनवसर, अनौरस, अननुकूलन, अनौचित, अनौपचारिक, अनादि, अनर्थ, अनंत, अनाचार, अनपेक्षित, अनुपस्थित और अनुचित। और अगर अधि की बात करें, किसकी? अधि की, तो अधि का क्या निकलेगा? बोलो। अधिकार। देखो, अधि में अधिनायक, अधिराज, अधिकार और अधिभार। उसके बाद क्या है? अप है। अप में यानी हीनता या लघुता का बोध होता है। अपकीर्ति, अपहरण, अपराध, अपाहिज, अपकार, अपशब्द है। उसके बाद अनु है। अनु का मतलब अनुसरण करना या पीछे आना। अनुभाव, अनुभव और अनुकूलन। ठीक है, ये उपसर्ग आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अब का उप है ना, उपयोग, ऐसा बना लीजिएगा। उसके बाद सह, सह का मतलब क्या होता है? सहयोगी, साथ, सहपाठी, सहयोग, सहचर,
सहगान, सहयोगी और सहधर्मी और सहमति। उसके बाद निर की बात करें, किसकी? निर। निर में जैसे निर्मम, निरपराध, निर्दोष, निर्धन, निर्जन, निराभिमान, निराभिमानी, निराकरण, निर्भय, निर्वाह, निराकार, निर्मल और निर्जीव। ठीक है, इसको आप समझ सकते हो। उसके बाद अब ये, अब इसे क्या निकलेगा आपका? अब में क्या है? अभिलाषा, अभिप्राय, अभ्यागत, अभिवादन। ये आप ऐसे दो चार नोट कर लीजिएगा। परि, परि मतलब होता है चारों ओर। क्या? चारों ओर। जैसे परिताप, परिजन, परिपूर्ण, परिगणित, परिचय, परिमाण। ठीक है। उसके बाद आपका सु है। सु का मतलब सुंदर से, जैसे सुलेख, सुडौल, सुजान, सुहाग, सुभाग, सुपुत्र, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपका उपसर्ग क्लियर हो गया होगा, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे है समास। समास सिर्फ आपको द्विगु, द्वंद्व और कर्मधारय और बहुब्री, यही चार पढ़ना है। वैसे तो 6 समास होते हैं। ठीक है। तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची शब्द आपको देखना है। देखो, तत्सम वह शब्द जो संस्कृत के हैं और हिंदी भाषा में जैसे कि तैसे आ गए उसे तत्सम बोलते हैं। तद्भव का मतलब ये है वह संस्कृत के शब्द जो अपना रूप बदल करके हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव बोलते हैं। ठीक। पर्यायवाची मतलब किसी शब्द का पर्यायवाची जो शब्द यूज होते हैं। अब आपको इसमें देखिए, संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम, तद और युष्मद, ये रूप याद होने चाहिए। इसमें आपको देगा कि इस विभक्ति, इस वचन का ये शब्द कौन सा है, तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक, इसको ज़रूर याद करिए। उसके बाद वाक्य का स्वरूप आप याद करिए, वाक्य का परिवर्तन। ठीक है। उसके बाद विकारी और अविकारी शब्द की पहचान आपको देखना। ये है आपका 20 नंबर का। ठीक, जो 20 नंबर का था आपका उसको आपको मार्कशीट पे करना है। ठीक। अब ये 50 नंबर आपको लिखित कॉपी जो दी जाती है उसमें करना है। अब इसको समझ लीजिए, इसमें गद्य से आपको 6 नंबर का आएगा। कितना? 6 नंबर का। पद्य से भी 6 नंबर का है, पैराग्राफ वगैरह। उसके बाद संस्कृत गद्यांश आपका 5 नंबर का आएगा। और हिंदी यानी जो आपका संस्कृत में हिंदी का शब्द दिया रहेगा, वाक्य दिया रहेगा। अब देखो, संस्कृत वाला हो गया ना, अब आपको हिंदी अनुवाद आना चाहिए जो आपको संस्कृत में दिया रहेगा। ठीक। उसके बाद आपका जो खंडकाव्य कथानक है, आप कुछ भी याद कर लीजिए। जैसे आप प्रतापगढ़ और फतेहपुर ना, कौन कौन सा जिला है? जो ज्योति जवाहर है आपका कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा, यानी 1 2 3 4 5 6 जिलों में ज्योति जवाहर चलता है। तो ये जो बच्चे आपके कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा, या इस ज़िले के जो भी बच्चे होंगे उनको ज्योति जवाहर ही पढ़ना है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई ना। इसमें आपको चाहे जो कुछ भी हो, जो कुछ याद हो आप लिख देना बस। ठीक, आपको 3 नंबर का ये 100% है, आएगा। ठीक है। अब आगे देखिए। ठीक, अब आगे क्या है, आपको गद्य खंड की यानी जो लेखक होंगे उनका जीवन परिचय आपको लिखना रहेगा। और या फिर आपको दे सकते हैं क्या, यानी उनकी रचनाओं से संबंधित या शैली के बारे में। ये दोनों क्वेश्चन मिला के 5 नंबर का रहेगा। देखिए, आपकी किताब में कितने लेसन है गद्य में? गद्य में आपके 7 लेसन है ना। तो आप ये मान के चलिए, अगर 3 याद कर लेती हैं शुरू से, 3 कौन कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इन्हीं तीनों का आप याद कर लीजिए, एक फंस जाएगा। 100% मेरी गारंटी है, एक फंसेगा। ठीक, पूरा आप पढ़ने का प्रयास ना करें। या फिर आपके किसी कोई सीरीज विद्या या राजीव जो भी आप खरीदे होंगे, अब ये सोचे उसमें से जैसे दे दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद,
उसके बाद दे दिया गया भगवत शरण उपाध्याय का। तो ऐसा ना करें, हो सकता है इसमें से ना फंसे। अब जब मेरा हाई स्कूल था, मैंने देखो अब विद्यम क्या दिया था, वो अब दे दिया था बीच बीच में, वो अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट दे देते हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें ऐसा होता है, अगर आप एक तरफ से याद कर लोगे 3 तो इसमें से फंस जाएगा। इतनी बात समझे, लगातार आपको याद करना, ठीक है। और पद में भी ऐसे करना, पद में जैसे 13 है ना, शुरू को 4 ही याद कर लीजिए बस। किसका किसका? सूरदास, तुलसीदास, रसखान और बिहारी लाल, बस इतना याद कर। याद क्या करना, देखो आपको बता दो याद क्या क्या करना है। लेखक का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, जन्म मृत्यु हो गया। उसके बाद स्थान वगैरह देख लीजिएगा, इनका भी स्थान देख लीजिएगा, मृत्यु का भी, ठीक है, इसका भी देख लीजिए। और फैमिली बैकग्राउंड देख लीजिएगा, और इनका योगदान किस क्षेत्र में ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद रचनाएं वगैरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। 4-5 रचनाएं याद कर लीजिएगा, उतने से काम हो जाएगा, ठीक है। आप समझ लीजिए 5 लाइन जैसे बना लीजिए, जन्म, मृत्यु, किस स्थान पे जन्म हुआ, किस स्थान पे मृत्यु हुई, और उसके बाद आपका ये याद कर लीजिएगा फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, योगदान क्या दिया, रचनाएं क्या थी, शिक्षा संबंध, इतना याद कर लीजिएगा। और उसके बाद जो मन कहेगा वो लिख देना, काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यही गद्य और पद्य दोनों में करना है, ठीक है। 5-5 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। आगे ज़्यादा परेशान ना होइए। उसके बाद एक चीज़ और, आप जो है अपने जो संस्कृत खंड है, जिसे पहले जो संस्कृत दिग्दर्शिका बोलते थे, हिंदी की लास्ट में किताब में है, ठीक है। उसमें से 2 श्लोक याद कर लीजिएगा, 2 लाइन की 2 श्लोक। अब बोलो क्यों 2 श्लोक क्यों बोल रहे हैं, देखो मान लीजिए ये आपके एग्जाम में आ गया तो ये वाला लिख देना, और ये आ गया तो ये वाला लिख देना। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद संस्कृत में आपके 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा संस्कृत में ही, ठीक है। तो ये 2 नंबर हो जाएंगे। अगर आप किताब को अच्छे से पढ़ लेंगे तब तो आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। अब आइए एकदम यानी फ्री में मिलने वाला नंबर, जिसे हम निबंध बोलते हैं। देखो इसमें क्या क्या क्षेत्र, वैज्ञानिक दिया है, सामाजिक, धार्मिक, संस्कृत, आर्थिक समस्याएं, जनसंख्या, स्वास्थ्य, पर्यावरण, यातायात और नियम, इन सभी के बारे में आपको इतना बड़ा दिया है। देखो सबसे पहले आप समझ लीजिए, मान लीजिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, मेरे प्रिय कवि, या मेरी पहली पुस्तक, या मेरी प्रिय पुस्तक, ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है तो इसको ज़रूर लिखिए, और सब चाहे आपको चाहे जितना है उसको छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने कवियों का याद कर रखा है पहले से, ठीक। कवि की याद किए हो यानी एक फंद 2 काज हो जाएगा, समझे कि नहीं। मान लीजिए मेरे प्रिय कवि या मेरी प्रिय पुस्तक, आप गीता, रामायण, कुरान के बारे में ना लिखिए, बल्कि जैसे जयशंकर प्रसाद को पकड़ लीजिए, बिहारी को पकड़ लीजिए, इन्हीं के बारे में लिख डालिए ना, बिहारी सतसई। अब एग्जामिनर को लिखने से मतलब है, अब हमको मान लो बिहारी सतसई अच्छी लगती है, ठीक है, साहित्य लहरी अच्छी लगती है, या कमायनी अच्छी लगती है, ठीक। इसमें सबसे पहले आप क्या डालना, प्रस्तावना डाल दीजिए। पहला टॉपिक प्रस्तावना, आप समझ लीजिए 3 लाइन लिखना है, 3 लाइन कम से कम, अधिकतम 5 लाइन लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रस्तावना लिख दिए 3-4 लाइन। उसके बाद मान लीजिए आप लिख रहे हैं मेरे प्रिय कवि, अब कवि का परिचय, ठीक है, ये हेडिंग डाल दीजिए, इसमें 3 से 5 लाइन लिखिए। उसके बाद डालिए वो योगदान, इसमें भी वही डालिए, कम से कम आप 6 हेडिंग लिखिए। लास्ट में निष्कर्ष या फिर उपसंहार जरूर लिखें, ठीक है। 2 हेडिंग, एक प्रस्तावना, निष्कर्ष लिखना, ये बीच में जो हेडिंग मन के उसको लिख डालिएगा। ये समझ लीजिए फ्री मिलने वाला नंबर है। कोशिश ये करिए जो व्यवहार में हो वही वाला करिएगा।
एक चीज़ और, मान लीजिए आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है, ठीक है। आप क्लास में सबसे गधे बच्चे हो, मान लीजिए सबसे गधे, आपको नहीं आता उतना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए पहला नंबर जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचेंगे, मान लीजिए मार्कशीट वाला आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसको रख लीजिए आराम से, साइड में रख लीजिए, या फिर जो आपको आ रहा है उसमें अपना टिक मान लीजिए, गोला चाहे बाद में कर लीजिएगा, ठीक। पहला नंबर आप अपना कॉपी उठा लीजिएगा और पेपर, और जो प्रश्न आ रहा है, देखो ये सीक्वेंस में मत जाइएगा, पहला है, ये दूसरा है, ये चौथा है, इस पे नहीं। आपको पचवा, पहले पचवा डालिएगा। पचवा कैसे डालोगे, यानी प्रश्न उत्तर नंबर, ठीक है, प्रश्न उत्तर नंबर 1, फिर से हम लिख देते हैं पेज पे, जैसे खंड जो भी हो उसको डालिएगा, बा हो गया, प्रश्न उत्तर नंबर 1 डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ लिखना, एक लाइन छोड़ के लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। जो कुछ भी आए, गलत आ रहा है गलत ही लिखो, लेकिन काट पीट ना करना उसमें, नहीं तो उसमें खिचड़ी पका देना बीरबल की, ये सब नहीं करना है। दूसरा नंबर, आपको बैठना नहीं, बिल्कुल आए या ना आए आप बैठिए नहीं, और आप प्रॉपर सॉल्व करते ही रहिए। अगर आप बिल्कुल नहीं आता फिर भी अगर आप सॉल्व करते हैं, तब पर भी आप अच्छा खासा नंबर अचीव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उतना हाई भी नहीं, उतना टफ भी नहीं होता है। सभी लमसम, अगर आप विद्या लिए होगे, राजीव किसी भी प्रकाशन किताब लिए होगे, प्रश्न जरूर फंसेगा, ठीक है। पूरा आएगा, A to Z आएगा, 100% आएगा। अगर हमारा यही सिलेबस भी पूरा आप देख लिए होंगे, तब पर भी हमें उम्मीद है कि इसमें से लमसम आपको अब आइडिया आ गया होगा। देखिए ज़्यादा परेशान ना होइए, जो हमने बताया इतना पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, और राइटिंग पे ध्यान दें, और ज़्यादा उसमें स्पेस वगैरह ना दें कि एग्जामिनर को लगे ये पेजें भर रहे हैं। तो आपका एग्ज़ाम उम्मीद बहुत अच्छा होगा। इसका हम जो है सभी विषयों का, जो आपके 6 विषय हैं, सभी का हम लाएंगे वीडियो, और हो सकता अगर टाइम बच मिल गया तो हम एक मैराथन वीडियो 1 या 2 घंटे का लाएंगे, और उम्मीद हमें ये रहेगी 60 नंबर हमारे वीडियो से ही आएगा, ठीक है। हमारी यही कोशिश रहेगी। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़े और आपको एक अच्छा सा वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।